नमस्कार। ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गज़ल पढ़ना, ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गज़ल पढ़ना, तितली की कहानी है, फूलों की ज़बानी है। डुप्रो थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 3 में आज इस वक़्त जो शख्सियत हमारे साथ है, बहुत ही ख़ास शख्सियत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मायूसी भरा आलम होता है, हम मायूस होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, तो एक कलाकार आपको आपकी मॉरल को बूस्ट करता है और ख़ास तौर पे संगीत की जब हम बात करते हैं, म्यूज़िक इज़ अ हीलर। मैं हमेशा हम सभी इस बात को मानते हैं कि म्यूज़िक हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हम कितने भी डिप्रेसिव मूड में हों, लेकिन संगीत हमें नई ऊर्जा देता है। और जो आज ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, ही इज़ एमिनेंट सिंगर, ही इज़ एमिनेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। और बहुत-बहुत इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ, स्वागत करती हूँ सुदीप बनर्जी साहब का। बहुत-बहुत शुक्रिया नमस्कार। हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार काजल जी, नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक इज़ अ हीलर, और हम लोग आज जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें जो जी, सबसे ज़्यादा हील करता है, वो संगीत करता है। और जब हमारे साथ संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए एक हस्ती हों, तो क्यों ना संगीत से ही आगाज़ किया जाए आज के इस प्रोग्राम का। ज़रूर, ज़रूर। अ, आगाज़ करते हैं एक छोटा-सा प्रेयर है जो पिछले साल मैंने जब कोविड शुरू हुआ था तब रिलीज़ किया था और छोटी-सी प्रेयर है, आप सुनिए, आपको पसंद आए तो उससे शुरू करते हैं। रहना पतित पावन विघ्न हरता तुम ही हो भगवान, तुम ही अल्लाह, तुम ही ईश्वर, राम तुम घनश्याम, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही सुबह हो वाह! शाम, तुम वाह! ही अल्लाह, तुम ही ईश्वर, राम तुम घनश्याम, तुम ही अल्लाह, तुम ही ईश्वर, राम तुम घनश्याम। तुम ही दीपक, तुम ही ज्योति, तुम ही सागर, तुम ही मोती, तुम ही दीपक, तुम ही ज्योति, तुम ही सागर, तुम ही मोती, तुम ही नैया, तुम ही साहिल, तुम ही राह, तुम ही मंजिल, तुम ही मेरे कीर्तन में, तुम बसे हो हर भजन में, तुम ही सुबह हो शाम, तुम ही अल्लाह, तुम ही ईश्वर, राम तुम घनश्याम। गीत तुम हो, तान तुम हो, बुद्धि तुम और ज्ञान तुम हो, गीत तुम हो, तान तुम हो, बुद्धि तुम और ज्ञान तुम हो, आत्मा तुम, प्राण तुम हो, भक्त का कल्याण तुम हो, तुम ही मेरी अर्चना हो, तुम ही मेरी प्रार्थना हो, तुम ही सुबह हो शाम, तुम ही अल्लाह, तुम ही ईश्वर, राम तुम घनश्याम, तुम ही अल्लाह, तुम ही ईश्वर, राम तुम घनश्याम। बहुत ही रूहानियत भरा आगाज़, बहुत ही रूहानियत भरा आगाज़। बहुत 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 खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया।
वाक़ई, वाक़ई बहुत खूबसूरत है। मेरा सवाल वही रहेगा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे इस कार्यक्रम को मकसद ये रहा है कि जो मायूसी भरा आलम है और जो हमारे यंग परफॉर्मर्स हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी ख़लिश रह जाती है, ख़ास तौर पे युवा बिल्कुल। परफॉर्मर्स के दिल में। तो इस प्रोग्राम का को स्टार्ट करने का मतलब यही था, मकसद यही था कि हमारे यहाँ जो शख्सियतें आती हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, वो हमारे यंग परफॉर्मर्स तक पहुँचे। तो मेरा पहला सवाल जो सभी से रहता है, वो भी आपसे ही से भी वही रहेगा कि आपका जो सफ़र रहा है कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, उसके बारे में हम चाहेंगे, हम भी उससे रूबरू हों। देखिए, मेरा जो सफ़र रहा है संगीत के क्षेत्र में, वो दिल्ली से शुरू होती है कहानी। मेरी जी, पैदाइश इलाहाबाद की है, लेकिन बचपन से स्कूल कॉलेज सब दिल्ली में ही किया है। तो संगीत भी दिल्ली में ही सीखा, और मेरी एक ही उस्ताद थी, श्रीमती शांति हिरानंद जी, जो बेगम अख्तर की सबसे बेहतरीन शागिर्दों में से एक थी। बिल्कुल। तो मैंने जो भी सीखा है, जितना सीखा है, सब उन्हीं से सीखा है मैंने। और दिल्ली में ही रह के, दिल्ली में था, और क्योंकि दिल्ली गज़ल का बिल्कुल मरकज़ कहते हैं आप जिसको, बिल्कुल, वो है। तो ज़ाहिर सी बात है, गज़ल की तरफ मेरा रुझान शुरू से ही बहुत ज़्यादा था। बल्कि स्कूल के दौरान ही मुझे गज़लों से बहुत मोहब्बत हो गई थी, और फिर गज़लों की तरफ जाते जाते बेगम अख्तर की तरफ भी मेरा रुख हुआ। शांति जी मिली, फिर शांति जी ने मुझे, असल में शांति जी ने सिखाया कि ठहराव के साथ गाना, धीरे धीरे गाना, लेकिन जितना आता है उतना ही गाना, वो उन्होंने सिखाया। और उनका बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। तो दादरा ठुमरी ये सब मैंने दिल्ली में ही प्रोग्राम करने शुरू किए। फिर धीरे धीरे दिल्ली में काफ़ी काम कर लिया था मैंने। फिर मेरा रुख बम्बई की तरफ हुआ। फिर बम्बई में आ गए, और बम्बई में कहानी अलग हो जाती है बिल्कुल। इट्स टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे एक ऐसा शहर है जो आप जब तक यहाँ ना आए तब तक आपको इस शहर के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं चलता। दूर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि आपकी तरह ऑलरेडी यहाँ लाखों लोग पहले से मौजूद हैं। तो उसके, उन लोगों के साथ मिल के चलना, वहाँ अपना एक कुछ अलग से पहचान बनाने की कोशिश करना, तो ये तो ज़िंदगी भर का सफ़र रहेगा मेरे ख्याल से, चलता ही रहेगा। और यही है, बस शांति जी के साथ सीखा और मुंबई में आ गया। लेकिन अभी भी मैं गज़ल की ही खिदमत सबसे ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि शांति जी का ये मुझसे वादा था कि तुम गज़ल और ख़ास तौर से बेगम अख्तर का नाम हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करोगे, तो वही मैं करता जी। हूँ। हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शब्बीर मुजाहिद साहब हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ चुकी हैं, आकाशवाणी के नाटकों में एक बड़ा नाम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। बीना मेहता जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, मीडिया में नाम है उनका और नेशनल स्कूल ड्रामा में प्रोफेसर रह चुकी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने मैं बाकी सवालात पे थोड़ा देर से आऊँगी। गज़ल की आपने बात की। जी। गज़ल का जो रिवायती अंदाज़ है, वो कहीं खो-सा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ख़ास तौर पे ना, युवा पीढ़ी को लेकर? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि रिवायती अंदाज़ सिर्फ़ गज़ल में नहीं, रिवायती अंदाज़ किसी भी आर्ट फ़ॉर्म में अब बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जी, और ये जो लफ्ज़ है मेहनत करना, ये आजकल बच्चे कम जानते हैं, बिकॉज़ इनको इंस्टेंट चाहिए चीज़ें, और फ़ेम भी इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक वगैरह में आप आइए और रातों रात आपके 1 मिलियन व्यूअर्स हो जाते हैं, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन ये रिवायती अंदाज़ में ये सब नहीं चलता। रिवायती अंदाज़ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी ऑडियंस भी अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि रिवायती अंदाज़ अगर एक सिंगर गाएगा तो उसको बहुत सारे लोग सुनने आएँगे। उसका एक नीश ऑडियंस है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑडियंस, बट वेरी इफ़ेक्टिव ऑडियंस। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, पोएट्री पढ़नी पड़ती है, संगीत सीखना पड़ता है आपको। आपको एक ट्रेडिशनल को फ़ॉलो करना पड़ता है, और उस ट्रेडिशन को अपनाना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम बहुत जाता है उसमें। पोइट्री है, म्यूज़िक है और स्टाइल है। इन तीनों को मिलाने के बाद वो
ट्रेडिशनल स्टाइल जो आप कह रही है, रिवायती अंदाज, वो पैदा होता है। जी। दिल्ली की आपने बात कही, दिल्ली तो वाक़ई एक गढ़ है आर्ट को लेकर, संगीत की बात करें, रंगमंच की बात करें तो एक तो गढ़ है। तो दिल्ली में आपका बचपन बीता, कोई ख़ास याद दिल्ली से जुड़ी हुई आप हमसे शेयर करना चाहें? दिल्ली की तो यादें ही यादें हैं। कुछ बहुत सारी यादें संगीत के साथ हैं, बहुत सारी यादें खाने पीने से हैं, क्योंकि दिल्ली शहर सिर्फ संगीत के लिए नहीं, खाने के लिए भी मशहूर है। बिल्कुल। और मेरे दो ही शौक है ज़िंदगी में, एक अच्छा खाना और एक अच्छा गाना। और जो चीज़ मुझे दिल्ली में बहुत अच्छी मिलती थी, और यादें तो बहुत हैं। यादें तो मेरी जो जितनी जितनी बेहतरीन यादें हैं संगीत को लेके, वो शायद दिल्ली में ही हुई हैं। दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ मुझे मौका मिला खान साहब, मेहदी हसन साहब के साथ परफॉर्म करने का। और दिल्ली वो शहर है जहाँ मुझे मौका मिला फ़रीदा खानम साहिबा के लिए एक एल्बम कंपोज़ करने का। तो दिल्ली वो शहर है जहाँ मुझे इकबाल बानो साहिबा के साथ मिल के उनसे सीखने का मौका मिला एक गज़ल। तो ये सब चीज़ें सब दिल्ली में ही हो सकती थी। बहुत खूबसूरत। मेहदी हसन साहब, इकबाल बानर्जी और फ़रीदा खानम, कैसा आपका जी, एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? प्लीज़ ज़रूर शेयर अभी करें आप हमसे। अभी भी बातें कर रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि खान साहब के साथ तो ऐसा था कि मेरी एक उस वक्त एक गज़लों का प्रोग्राम शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से रस बरसे, उसको जी टीवी ने लॉन्च किया था उस वक्त। जी, और वो एक ही गज़ल का शो था, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान से बहुत सारे गुलकार आए थे। जी। और इंडिया से बाई चांस मैं उस वक्त नया नया गज़ल गाना शुरू किया था, तो कुछ ही साल हुए थे, लेकिन क्योंकि मैं रिवायती अंदाज में गाता था, शांति जी से सीखता था, बेगम अख्तर का नाम मेरे साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा था, तो मुझे वहाँ मौका मिला गाने का। और किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन मेरी रिकॉर्डिंग थी, उसी दिन खान साहब की भी रिकॉर्डिंग उसी दिन हो गई। और फिर किस्मत भी ऐसी थी कि मेरी रिकॉर्डिंग करीब 6 घंटे डिले हो गई। सुबह होनी थी मेरी और दोपहर को उनकी होनी थी। लेकिन जैसे दिल्ली का माहौल होता था, 6-7 घंटे आराम से दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग खींचते खींचते 6-8 घंटे हो गई। और उस दौरान क्या हुआ कि मेहदी हसन खान साहब भी पहुंच गए ऑडिटोरियम में। और ऑफ कोर्स आई वाज वेरी स्कैर्ड कि अब तो मेरा जितना गाना था वो भी ख़त्म हो गया था। लेकिन वो उनकी मोहब्बत थी और उनका बड़प्पन था। इससे मालूम चलता है कि वो कितने बड़े गुलकार थे। उनको बोला गया कि ये आपका वक्त आ गया है, तो आप कहें तो आपकी रिकॉर्डिंग कर दें, फिर बच्चे की कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा नया नया गा रहा है, इसको इसको गाने दो, मैं आराम से भी रेस्ट करूँगा। तो रेस्ट क्या करेंगे वो, क्योंकि बिल्कुल कमरे के साथ ही ग्रीन रूम था, जहाँ शूटिंग हो रही थी साथ में ही ग्रीन रूम था, तो वो वहीं पे बाहर ही बैठे थे। और उन्होंने पूरा मेरा गाना सुना। गाने के बाद आशीर्वाद दिया। और मैं उनसे मिला। उनकी गायकी ऐसी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी सामने बैठ के। तो ये मौका मेरे लिए बहुत बहुत ही कीमती मौका था। क्या बात, क्या बात! कुछ जी, सुनना चाहेंगे हम आपसे, कोई ग़ज़ल आपकी पसंदीदा? ज़रूर सुनाता हूँ आपको। मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाता हूँ जो जी, जी। उसी दौरान ये गज़ल जी। मेरी बहुत ही करीबी, मैं तुम्हें आंटी कहता हूँ, माँ भी कह देता हूँ कभी कभी, इंदिरा वर्मा जी हैं दिल्ली की, जी, उनकी ये गज़ल है। वो अजीब शख्स था भीड़ में, जो नजर में ऐसे उतर गया। वो अजीब शख्स था भीड़ में, जो नजर में ऐसे उतर गया। जिसे देख कर मेरे होंठ पर मेरा अपना शेर वाह! ठहर गया। जिसे देख कर मेरे होंठ पर
अपना शेर ठहर गया, वो अजीब शख्स था भीड़ में। कई शेर उसकी निगाह से मेरे रुख पे आके ठहर गए। कई शेर उसकी निगाह से मेरे रुख पे आके गजल बने। वो निराला तर्ज बयान था जो सुखन की हद से गुजर गया, जिसे देख कर मेरे होंठ पर मेरा अपना शेर ठहर गया, वो अजीब शख्स। शेर सुनिएगा। जो लिखूं तो नो के कलम पे वो, जो पढ़ूं तो नो के जुबान पे वो। जो लिखूं तो नो के कलम पे वो, जो पढ़ूं तो नो के जुबान पे वो। मेरा ज़ौक़ भी मेरा शौक़ भी मेरे साथ साथ निखर गया, जिसे देख कर मेरे होंठ पर मेरा अपना शेर ठहर गया, वो अजीब शख्स था भीड़ में, जो नजर में ऐसे उतर गया। वाह वल्लाह क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ी हैं। दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम है, डीन रह चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लिखती हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सुदीप वाज स्टूडेंट ऑफ हिंदू कॉलेज Absolutely, I remember Suchitra ji very well. We remember her. And my brother, वो मेरे बड़े भाई श्याम बनर्जी की बात करी हैं, वो भी हिंदू के थे, मैं भी हिंदू का था। Yes. जी सुचित्रा जी, अब आपको आंसर मिल गया उनका। किरण शिवूर जी लिखते हैं एफर्टलेस एंड सोलफुल सिंगिंग, वाकई बहुत खूबसूरत। बहुत से हमारे साथ एसटीएम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं नाम पढ़ना मिस कर जाऊं तो माजरत चाहूंगी। आपके बहुत सारे एल्बम्स आए हैं, लेकिन आपका जो पहला एल्बम था और उससे जुड़ी आपकी यादें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? देखिए, एल्बम तो जैसे आपने कहा बहुत सारे आए हैं, लेकिन पहला एल्बम सबसे दिल के करीब होता है। बिल्कुल। और वो इतने करीब है कि वो पीछे मैंने जो पोस्टर लगाया वो पहले एल्बम का ही है। वो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि पहले एल्बम की जो जद्दोजहद है ज़िंदगी में, वो आखिरी एल्बम तक उतनी ही जद्दोजहद रहती है और उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ता है एल्बम को। और पहला एल्बम मेरा इसलिए मेरे करीबी मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शोरा थे, कुछ ऐसे शायरों को मैंने चूज़ किया था जो मुझे बहुत बहुत करीब थे मेरे। और शुरू से ही मेरी एक ख्वाहिश रही है कि मैं जितने क्लासिक पोइट्स हैं उनको गाऊं, बेशक मॉडर्न तरीके से गाऊं, बेशक उनको मैं बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से कुछ भी कर दूं, चाहे म्यूज़िक में उसका जैज़ कर दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन पोइट्री क्लासिक होनी चाहिए। तो इस एल्बम में जिसका नाम था फिर भी, उसमें मीर तकी मीर भी थे, दाग भी थे, साहिर लुधियानवी भी थे और मेरे पसंदीदा शायर डॉक्टर बशीर बद्र भी थे, बहादुर शाह ज़फ़र भी थे, मोमिन भी थे। तो ये मुझे बहुत मेरी बड़ी करीबी एल्बम थी ये। श्याम बनर्जी जी लिखते हैं सुचित्रा जी के लिए, जी बिल्कुल, एंड ही आगे लिखते हैं कि सुदीप गॉट एडमिशन इन हिंदू बाय जस्ट सिंगिंग ए गजल।
नहीं, शुक्र है मेरे मार्क्स नहीं रिवील कर दिए मेरे भाई ने। यस यस, एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन गजल गा के ही मिली थी। क्या बात। सुचित्रा जी लिखती है लॉस्ट टच विद बोथ ऑफ देम। परफॉर्मेंस एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, सुचित्रा जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम थिएटर हम शोज करते हैं, हमने कितने भी शोज किए हों एक प्ले के, लेकिन जब हम पहली बार स्टेज पे जाएं कहीं भी, थोड़ा सा बटरफ्लाइज थोड़ा सा रहती हैं, जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी की हम बात करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, ये मेरे साथ अक्सर होता है और आई थिंक किसी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के साथ ये हमेशा होता रहेगा कि आप जब स्टेज में जा रहे हैं, ऑडियंस के सामने आप जब बैठेंगे और आप परफॉर्म करना शुरू करेंगे, एज अ सिंगर मैं बता सकता हूँ कि जी जी। मालूम नहीं कि जो पहला लफ्ज़ निकलेगा, पहला सुर जो निकलेगा वो क्या होगा। हमारे वाकई। यहाँ एक बहुत सीनियर सिंगर हैं जो कि इंडिया के मशहूर सिंगर भी हैं, राजकुमार रिजवी साहब, उस्ताद राजकुमार जी रिजवी साहब। जी जी जी। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी मुझे कि सुदीप, जब स्टेज में जाते हो, पहला सुर जो लगता है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, वाकई बिल्कुल आप सही। उसका कुछ नहीं कर सकते। और अब जब लाइव हैं, आपने जो गा दिया वो गा दिया। अभी भी जैसे लाइव परफॉर्मेंस में मुझे बहुत प्रॉब्लम ये होती है ऑनलाइन परफॉर्मेंस में कि मैं जब इस तरफ देखता हूँ तो लफ्ज़ भूल जाता हूँ। तो वो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एंजाइटी या आप जो भी कहें, ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है। वो धीरे धीरे संभलते संभलते दूसरे तीसरे गज़ल तक कंट्रोल में आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही और हैं। कभी कभी पहले गज़ल से शुरू हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली गज़ल से यू हिट द राइट नोट एंड यू नो दैट यू हैव डन योर जॉब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। अ, आपका सानिध्य जगजीत सिंह साहब से भी रहा, उसके बारे जी में क्या कहेंगे? उनसे जुड़ी कोई याद आप हमें बताना चाहें, जी, हमसे जगजीत जी शेयर के करना साथ चाहें? मेरा बहुत बहुत अच्छे यादें हैं क्योंकि जब मैं बम्बई आया तो मैं सीधा सागर सरदी साहब के पास पहुंच गया था क्योंकि उनके साथ मैंने पहले काम किया था बम्बई, दिल्ली में। तो व्हेन आई केम टू मुंबई, ही ऑफर्ड मी वन थिएटर। उनका थिएटर ग्रुप दोबारा शुरू हो रहा था, तो उन्होंने कहा तुम आओ, अभी तो फिल्में नहीं है मेरे पास, थिएटर में म्यूज़िक करो। तो उसी दौरान उनकी तीसरी फिल्म थी शायद, चौसर फिल्म का नाम था। तो वो शूटिंग शुरू करने की बात थी, तो उन्होंने कहा कि तुम म्यूज़िक करो इसका। मैंने कहा ज़रूर करूँगा। तो उनके सागर साहब के क्लोजेस्ट फ्रेंड निदा फाजली, उन्होंने कहा कि निदा साहब गज़ल लिखेंगे। तो मैंने कहा उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मेरे लिए निदा फाजली सोचा लेजेंडरी पोएट और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो गज़ल लिख दी, कंपोज भी हो गया, बहुत अच्छा हो गया कंपोज। फिर मैंने पूछा ये गज़ल कौन गाएगा। मैंने कहा ये आवाज़ तो सिर्फ एक ही दिमाग में आ रही है, जगजीत जी की आवाज़। तो निदा साहब ने कहा हाँ चलो जगजीत को फ़ोन करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो कहाँ, वो मतलब मैं नया म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, वो नहीं गाएंगे। नहीं नहीं, तुम मेरा नाम लेकर फ़ोन करो, फिर देखो क्या होता है। फ़ोन किया तो उनसे बात हुई, उन्होंने स्टूडियो में बुलाया, गज़ल सुनी और गज़ल 2 बार सुनी अच्छी तरह से। फिर मुझे कहा कि तुम खुद इतना अच्छा गाते हो, तुम क्यों नहीं गा रहे इसको। मैंने कहा नहीं है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं गाऊंगा तो ये गज़ल कहीं पहुंचेगी नहीं, आपकी आवाज़ में ये गज़ल बहुत दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम चलो ठीक है, तैयारी करो, हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर पूरा 2 महीने का एक प्रोसेस था, उनसे रेगुलर मिलना, सिटिंग्स पे वो कुछ लफ्ज़ ठीक करते थे अपने हिसाब से, थोड़ी सी ट्यून चेंज करते थे, कुछ कुछ चीज़ें मेरी पसंद आती थी, वो करते करते हम लोग पूरा गाना बना 2 मंथ्स। देन उसका वीडियो शूट हुआ, उसमें भी वो अवेलेबल है अभी भी वीडियो। उसमें पहले शॉट में मैं और निदा फाजली साहब बैठ के गज़ल लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, दिल्ली काम। तो उनके साथ उसके बाद रेगुलर मिलना जुलना शुरू हुआ, उनके कॉन्सर्ट्स में जाके, फिर ग्रीन रूम में जाके मिलते थे, वो बातें करते थे। और ही वॉज कमाल के आदमी थे और कमाल के म्यूजिशियन, कमाल के ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग पर्सन। बहुत कुछ सीखने को जी मिला उनसे। जी। हम परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात कर रहे थे, सुचित्रा जी लिखती हैं दिस इज क्रिएटिव नर्वसनेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द आर्टिस्ट। बिल्कुल सही। फॉर्मूला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रंग संगीत की अगर हम बात करते हैं, रंग गायकी की हम बात करते हैं, तो एक बड़ा नाम है बेगम अख्तर साहिबा का आशीर्वाद इन्हें मिल चुका है, और बड़ा नाम संगीत के क्षेत्र में, रंग गायकी के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मूला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महनाज खान साहब
महनाज खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मधु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप अपनी पसंद का कुछ भी अगर हमें थोड़ा सा सुनाएं। चलिए, आप जो कह रही थी ना, वो रिवायती अंदाज की जो जी चीज़ें जी होती जी हैं। जी जी अब रिवायती अंदाज है, ये कंपोजिशन थोड़ा ट्रेडिशनल है, लेकिन पोएट जी मॉडर्न है। ये भी जी दिल्ली की पोएटेस हैं, अमिता परशुराम जी, बहुत अच्छी गज़लें जी लिखती जी हैं। जी 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 तो जी। उनकी ये एल्बम कुछ एक साल पहले इरशाद बोल के एल्बम था, उसकी ये गज़ल है। दर दर आशना दिल को जलाने आए, आशना दिल को जलाने आए, तेरे किस्से ही सुनाने आए, आशना दिल को, आशना दिल को जलाने आए, तेरे किस्से ही सुनाने आए, आशना दिल को। एक तमन्ना है कि अब मैं रूठूं, एक तमन्ना है, एक तमन्ना है कि अब मैं रूठूं, और वो मुझको क्या बात। मनाने आए, और वो मुझको मनाने आए, आशना दिल ही दिल में है पशेमां दोनों, दिल ही दिल में है पशेमां दोनों, कौन अब किस को मनाने आए, कौन अब किस को मनाने आए, तेरे कैसे ही सुनाने आए, आशना सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। रंगमंच से भी आपका जुड़ाव रहा है? जी जी, बहुत ज़्यादा, बहुत क्या ज़्यादा जुड़ा कहेंगे? है। रंगमंच से देखिए, बड़ा ज़रूरी है रंगमंच के साथ जुड़ना, फॉर अ कंपोज़र, फॉर अ परफॉर्मर, क्योंकि स्टेज ऐसी जगह है जहाँ आपका परफॉर्मेंस वही हो गया तो हो गया। इट इज़ जस्ट एक बार ही होता है, वो कैसा होगा वो स्टेज पे जाके मालूम चलता है। और वहाँ आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली एज अ कंपोज़र, बिकॉज रंगमंच की पोइट्री बहुत अलग होती है। रंगमंच की पोइट्री इज़ टोटली डिफरेंट। वो जो हम लोग नाटकीय कहते हैं ना, नाटकीय गाना है, नाटकीय संवाद है, नाटकीय म्यूज़िक है, तो वो अलग है। और वो
बाय चांस मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने दिल्ली में थिएटर कम किया, लेकिन स्कूल कॉलेज में किया था थिएटर। फिर भारतीय कला केंद्र, श्री राम सेंटर तक थोड़ा बहुत थिएटर करना शुरू किया था मैंने। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे डिसाइड करना था कि मैं सीरियसली थिएटर करूं या सीरियसली म्यूज़िक करूं, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स अ प्रोफेशनली आपको बहुत इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है उस सब्जेक्ट को। तो मैंने फिर थिएटर बिल्कुल छोड़ दिया और मैं बिल्कुल संगीत के लिए आ गया। तो एनएसडी की तरफ जाते जाते भारतीय कला केंद्र में आ गया। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी और वहीं से म्यूज़िक भी शुरू हुआ। लेकिन थिएटर मेरी किस्मत में थी, इसलिए बम्बई आते ही सागर सरदी साहब के साथ मैंने करीब 2 साल थिएटर किया और ऐसी ऐसी कविताएं उसमें कंपोज की जो मैं शायद नॉर्मल तजुर्बे में शायद मैं नहीं करता। जैसे पाश की कविता, और जब बहुत मुश्किल कविता जिसमें कोई मीटर नहीं है। और वाक़ई। और मेरी स्पेशलिटी ये शुरू से रही है कि अगर आप मुझे कोई ऑफ बीट चीज़ें देती हैं जिसमें कोई मीटर ना हो, उसमें कंपोज करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और ये सब हम लोगों ने हमारे ग्रुप में हम लोग पाश की कविता, मतलब पाश मुझे तो याद नहीं आ रही, सबसे खतरनाक होता है, ऐसी कोई कविता है उनकी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सपनों का मर जाना कुछ ऐसा है। हाँ हाँ, सपनों का मर जाना। आप सोचिए, सपनों का मर जाना एक ग्रुप सॉन्ग में हम लोगों ने कंपोज किया और इंडिया में दो काफ़ी जगह हम लोगों ने ट्रैवल किया, बॉम्बे में बहुत शोज़ किया। करीब 12-13 लोग मिल के गाते थे, पूरा भजन मंडली की तरह हम लोग प्रॉपर ट्रैवल करते थे और गाते थे। वो फिर बंद हुआ, मैंने कहा बहुत टाइम दे दिया, वापस अपने गाने में आना चाहिए, गाने में वापस आ गया। लेकिन फिर 5-6 साल पहले हमारे बड़े अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, जो सलीम आरिफ साहब, सलीम आरिफ और लुबना, इनके साथ भी मैं काम काफ़ी करता रहता था। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम लोग दोबारा एक नया प्ले शुरू कर रहे हैं, म्यूज़िक करोगे? तो पहले तो मैंने सोचा अरे अब ये प्ले में अब कहाँ दोबारा उसमें रिहर्सल कराओ, 2-2 महीने की रिहर्सल, ये वो। उन्होंने कहा कि गुलजार साहब का प्ले है। मैंने कहा गुलजार साहब का प्ले है, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता छोड़ने का। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और स्क्रिप्ट पवन वर्मा साहब की एक उनकी किताब है, द्रौपदी और युधिष्ठिर, उसका नाटकीय रूप गुलजार साहब ने लिखा था, पूरा सोनेट में। द होल प्ले वॉज ऑन सोनेट स्टाइल, जिसको पासा का नाम दिया। पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक मीटर है, लेकिन मीटर दिखता नहीं है। तो उसमें करीब 15 गाने थे, वो गाने सब कंपोज हुए, करीब 2 महीना लगा कंपोज करने के लिए। और बिल्कुल एमेच्योर जो पहली बार स्टेज में कदम रख रहे थे, उनको देके एक्टिंग करवाया सलीम साहब ने, और वही सिंगर्स भी थे। और प्ले इतना अच्छा म्यूज़िक हुआ कि फिर उस गुलजार साहब के साथ मिलना जुलना चलता था। उस पर गुलजार साहब ने स्पेशली, मतलब प्रेस में भी बोला कि ये प्ले वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंपोज इन मीटर, बट सुदीप ने कैसे कंपोज कर लिया, आई डोंट नो। फिर वो सिलसिला बनता रहा। फिर कहा कि जब ये हो गया है तो फिर 2-3-4 हम लोगों ने करीब 5 प्लेज ऐसे किए और नए नए ग्रुप के साथ बैठते थे और बहुत मज़ा आता था। एक एक प्ले में करीब 10-10, 12-12 गाने। और बस वही चल रहा है 5-6 साल से रेगुलरली डूइंग थिएटर। हमारा पहला शो हमेशा पृथ्वी थिएटर में होता है और फिर फेस्टिवल्स में ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर इंडिया। क्या बात! आप रंगमंच से भी जुड़े रहे, संगीत से तो खैर आप हैं ही। तो कहते हैं कि थिएटर इज़ मेडिटेशन एंड म्यूज़िक इज़ लाइक हीलिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यस, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यस, इट इज़ डेफिनेटली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपको संगीत एक अलग लेवल पे ले जाता है। और हमारे घर में तो हर कमरे से संगीत ही सुनाई देता है, बिकॉज क्या माई वाइफ अनुभा बनर्जी, शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी हाई लेवल ऑफ आर्टिस्ट। वो सितार बजाती हैं, कॉन्सर्ट्स करती हैं, तो उनका सितार बजता है, मेरा यहाँ पे म्यूज़िक रहता है। तो संगीत तो बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, और डेफिनेटली वो हमें बहुत आराम भी देता है और थोड़ी शांति भी देता है, स्पेशली ऐसे टाइम में जब हम लोग ज़्यादातर घर पे टाइम बिताते हैं। और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि कोई काम नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे कितना ही छोटा आर्टिस्ट हो, देयर इज़ नो वर्क। हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है, वो काम नहीं करता। वाक़ई, एंड वाक़ई। और हम लोग तो
ना बैंकर्स हैं, ना कॉर्पोरेट ऑफिस के जाने वाले लोग हैं कि घर से ही काम हो जाएगा। हमारे लिए जब तक स्टेज नहीं खुलेगा, वी हैव नथिंग टू डू बट टू वेट एंड वॉच। सो उस दौरान वाकई संगीत ही ऐसी एक चीज़ है आई थिंक जो हम लोगों को बचा के रखती है। और देखिए आगे क्या होता है। सो यस, यू आर राइट, संगीत इज़ डेफिनेटली मेडिटेटिव, but beyond the point, there's an important factor called money that has also बिल्कुल to come, बिल्कुल because संगीत सिर्फ मेडिटेशन के लिए रहेगा तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बिल्कुल। पेट को भूख लगती है और ब्रेड उसके एंड लिए बटर के लिए तो यू विल ब्रेड एंड वर्क। बटर, यस या। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी ट्रू। ये थिएटर के लिए भी आज ऐसा ही दौर चल रहा है। और जिस तरह से मैंने आपसे बात की, खास तौर पे जो युवा परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए बड़ा मायूसी भरा आलम चल रहा है। लेकिन आप जी क्या कहेंगे? क्योंकि हर एक अंधेरे के बाद एक रोशनी की किरण आती है। तो ऐसी मुश्किलात, जो हालात चल रहे हैं, मुश्किल भरे हालात चल रहे हैं, जो युवा हम्म। वर्ग थोड़ा मायूस होके थोड़ा डिप्रेसिव मोड पे जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए डिप्रेसिव मूड तो है। अब हर एक की अपनी सिचुएशन है, कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन definitely this is the time that I personally feel this is the creative time for all of us. हम जैसे आर्टिस्टों के लिए ये बहुत क्रिएटिव टाइम है और इस वक्त जितना क्रिएशन कर सकते हैं, जितना होमवर्क कर सकते हैं, वो हमें आगे काम देगा। बिकॉज आपका जो काम है, आपका जो होमवर्क है, आप कितनी मेहनत करते हैं, उसका फल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। अगर आप एक्टर हैं तो अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, अपने बोलने की जो स्टाइल है उस पर काम करें, स्क्रिप्ट पे काम करें। एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए सिंगर, हम लोग रियाज करते हैं गाने का। आई कीप कंपोजिंग, बेशक उसका कुछ काम नहीं हो, लेकिन कीप कंपोजिंग बिकॉज यू नेवर नो कब कौन कहाँ पे क्या काम आ जाता है। सो एज अ creative person, I think a creative person can never sit idle, should never sit idle rather। जहाँ आप आइडल बैठेंगे, आप में जंक लगना शुरू हो जाएगा। तो जी। वर्क मस्ट तो गो ऑन। जी बिल्कुल, तो ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है? बाकायदा ट्रेनिंग लेना, जो गुरु शिष्य परंपरा की हम बात करते हैं। जैसे आजकल देखा जाता है कि ऑनलाइन सीखा जा रहा है, लेकिन क्या वो इतना फ़ायदा देता है जो गुरु के सानिध्य में बैठकर जो शिक्षा हासिल की जा सकती है? वो उसके बारे जी में आप क्या नहीं, कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गुरु के सामने बैठ के जो सीखने को मिलता है वो अलग चीज़ है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, दैट इज़ पार्शली अभी चल रहा है बिकॉज अभी बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन अच्छा गाना बजाना तो गुरु के सामने बैठ के ही सीखने को मिलता है। और सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी नहीं रुकना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू सेव एन आर्टिस्ट। जहाँ आपका लर्निंग ख़त्म हुआ, वहाँ आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और ये सब चीज़ें फ्रैंकली स्पीकिंग बम्बई में आके मैंने ज़्यादा सीखा, ज़्यादा देखा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की, आशा जी के साथ भी, लता जी के साथ भी मैंने काम किया वाह! है। और सारे सिंगर, जगजीत सिंह से साहब से तो बहुत ज़्यादा काम किया है, पंकज उदास साहब के साथ मेरा रेगुलर काम होता है कितना। और कितने भी सिंगर, अनूप जलोटा हुए, हरिहरन हुए, जितने हैं, ये लोग सब इतनी मेहनत करते हैं। आप यकीन मानिए, मतलब हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आशा जी के साथ मैंने जब गाना रिकॉर्ड किया था, अभी मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले की बात है ये, तब उस वक्त भी उनकी उम्र कितनी होगी, आई थिंक 70-75 होगी उस वक्त की उम्र भी। उनके 2 गाने थे, वो उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने मुझे रास्ते में फ़ोन कर दिया कि सुदीप, ये गाना मैंने ऐसे गाया कि अगर ये गाना मैंने ठीक नहीं गाया तो मैं ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये गाना मैंने अच्छा नहीं गाया, तो आई वॉन्ट टू रीडू इट। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी बड़ी सिंगर, हम लोगों ने ओके कर दिया था, हमारी तरफ से गाना ओके था, बट शी वॉन्टेड टू इम्प्रूव इट। उस पर 2 महीने और लगाए, बेशक 2 महीने लगाए, 1 महीने लगे, वो बाहर चले गई, जो भी हुआ। उसके बाद शी केम बैक अगेन। फिर उन्होंने मेहनत करके 2 से 3 घंटा खड़े होके गाना गाती हैं। वो स्टेज, क्या वो बात बैठ के नहीं गाती। इस उम्र में भी वो माइक पे खड़े होके 3 घंटा, जब तक टेक परफेक्ट नहीं होगा, शी कीप ऑन सिंगिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन लोगों से सीखने को मिलती है कि मेहनत का कोई कोई अंत नहीं है। लता जी भी इस एज में भी गाती हैं, कम गाती हैं, लेकिन जब गाती हैं तो कमाल का गाती हैं। रिकॉर्डिंग करती हैं। जगजीत जी कितनी मेहनत करते थे, एक एक गाने पे हफ्ता हफ्ता 10 दिन लगाते थे, जब तक परफेक्ट नहीं होगा नहीं छोड़ते।
बिल्कुल सही वो कहा आपने। कामयाबी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि साधना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। करनी ही पड़ेगी और इसके लिए कुछ भी आपको शॉर्टकट्स या यू हैव टू वर्क हार्ड जो नो भी नो, यू नए हैव टू बच्चे हैं वर्क उनके हार्ड, यू हैव लिए। टू वर्क हार्ड। जी हाँ। हमारे साथ नीलिमा देशपांडे जी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र पूना से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपने गायकी की बात की कि आपका किस तरह से आपका उनके साथ जुड़ाव रहा गायकी को लेकर। आपकी अपनी हॉबीज़ क्या है? क्या करना आपको सबसे अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक? मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात! आई लव टू कुक। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रैवल करना, आई लव टू ट्रैवल। सो बस गाना बजाना खाना ट्रैवल, ये किसी भी ज़िंदगी आई थिंक इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ है, लेकिन अब मौका कम मिलता है किताबें पढ़ने का, क्योंकि वक्त नहीं रहता और पीछे मुड़ पेशेंस के कम है। आप पीछे मुड़ के अपना सफ़र देखते हैं तो क्या पाते हैं? पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो कुछ गलतियाँ भी की हैं मैंने, वो उन्हीं से मैं इंसान सीखता है। उन्हीं से इंसान सीखता है। और लेकिन अच्छा ये मैंने किया ज़िंदगी में जो मुझे लगता है कि शायद वही काम आ रहा है, कि मैं अपने डायरेक्शन से नहीं हिला। मेरा जो मेरा जो लक्ष्य फोकस लक्ष्य था, मेरा जो फोकस था, जो लक्ष्य लक्ष्य था गज़ल की तरफ, उससे मैं नहीं हिल पाया। क्योंकि जब मैं बम्बई आया उस वक्त गज़ल थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी और पंजाबी म्यूज़िक बढ़ रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन था फिल्म म्यूज़िक की तरफ जाने का। जी, मैंने 4 फ़िल्में भी की एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर। तो मेरे पास काफ़ी मौका था कि मैं शायद अपने आप को दूसरे तरफ शिफ्ट करूँ और गाना बजाना चेंज करूँ अपना। लेकिन मुझे मुझे लगा नहीं, मैंने जो मेहनत की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। और उसमें डेफ़िनेटली उसका पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। माय वाइफ एंड मतलब एंड फैमिली इज़ ऑलवेज़ अ पिलर, फैमिलीज़ ऑफ लकीली ऑलवेज़। मेरे लिए दोनों तरफ की फैमिली। मैं दिल्ली में मेरे बड़े भाई श्याम मैंने, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं स्कूल कॉलेज में था, टू मेक माई सेल्फ अ गज़ल सिंगर, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और अब मेरी वाइफ हैं जो मुझे टोटल प्रोटेक्शन में रखती हैं और पूरा सपोर्ट करती हैं। क्या क्योंकि ये बात! लाइफ किसी भी आर्टिस्ट का लाइफ इजी नहीं होता। देयर आर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। डाउन ज़्यादा होते हैं, अप कम होते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आई थिंक आपने आधी जंग वहीं जीत ली है। वाक़ई, सो दिस हैज़ वाक़ई। बीन, आई मीन, ब्लेस्ड दैट वे। जी। म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर आप कोई चेंज लाना चाहें, क्या चेंज लाना चाहेंगे? अगर अगर आपको लगता हो ऐसा? चेंज चेंज तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आई फील म्यूज़िक ऑलवेज चेंजेस विद टाइम। और चेंज होना भी ज़रूरी है, यस, क्योंकि यस। अगर मैं कहूँ कि के एल सहगल साहब की गज़लें अच्छी थी, तो फिर के एल सहगल साहब के बाद तलत महमूद आए, वो यस, चेंज था। उसके बाद बेगम अख्तर आई, वो चेंज था। फिर मेहदी हसन, फिर जगजीत सिंह, फिर और आगे के सिंगर्स आए। चेंज तो ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी अब दिख रही है, थोड़ा डिस्टर्ब मुझे करने लगा है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री है, जो लिरिक्स है, लिरिकल वैल्यू बहुत कम हो गया है अभी। और ये बात थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है मुझे, क्योंकि ये ना केवल म्यूज़िक को डिस्टर्ब करेगी इन फ्यूचर, ये मुझे लग रहा है ओवरऑल कल्चर को डिस्टर्ब कर सकती है। बिकॉज हमारी जो पोइट्री है, चाहे वो हिंदी की हो, उर्दू की हो, मराठी हो, बांग्ला हो, कुछ भी हो, वो जो लेवल ऑफ पोइट्री पहले फिल्मों में आती थी या लाइट म्यूज़िक में आता था, वो अब कम दिखने को मिलता है। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे बस में हो और मुझे कुछ काम, बड़ा काम मिलता है जहाँ पे मुझे मेरे हाथ में सब कुछ हो, तो मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क ऑन पोइट्री। म्यूज़िक पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, वी आर अमेजिंग म्यूजिशियंस टुडे। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास पोइट्री नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं हुई। उनको अच्छे बुरे पोइट्री की पहचान नहीं है, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने वही उसी पे म्यूज़िक किया जो उनको दिया गया है। हम लोग के सही वक्त कह रहे हैं आप। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि हमें अगर गलत उर्दू पढ़ते थे तो हमें ऑडियंस से लोग कमेंट करते थे कि ये लफ्ज़ गलत है, हम लोग बुरा नहीं मानते थे। वो ऑडियंस अब कम है,
तो लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। एक हमारे एस्टीम व्यूअर हैं, वो लिखते हैं कि बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं मणिपुर में और मेघालय में, इस तरह से वो हम्म, लिखते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट बहुत जानदार होनी चाहिए जब आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस कर रही हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करता है अच्छा स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना। उसी तरह पोइट्री आपने कहा कि बहुत जरूरी है अच्छी होनी। तो किस तरह का की बात आप जहन में रखते हैं जब अपनी गजलों के लिए, अपने अपने संगीत के लिए कोई कलाम का इंतखाब करते हैं, तो क्या सोच कर, क्या चीज जहन में होती है आपके? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जी। टू प्रोजेक्ट कभी कभी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ कि जो पोइट्री है उसमें थोड़ा दम हो एज लिटरेचर। बिल्कुल जी। बहुत हल्की फुल्की ना हो, लेकिन हाँ लफ्ज़ आसान हो। बिकॉज ये भी ज़रूरी है कि सामने वाले को लफ्ज़ समझ समझ में आए, सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उर्दू पढ़ सकता है या हिंदी बोल सकता है। बिल्कुल। आम बातचीत में जितनी बातें कही जाए वही अच्छा है, लेकिन हाँ बात पुख्ता होनी चाहिए। जैसे अगर अपने बशीर बद्र साहब की कोई भी गज़ल लीजिए, बहुत सिंपल सी अशार होंगे, बड़े आसान लफ्ज़ होंगे, लेकिन मायने उसके बहुत से बड़ी होती है। तो कोई वाकई। निदा फादी है किसी का भी नहीं है जी। वाकई। वाकई आपने बशीर बद्र साहब का नाम लिया, तो अशोक भौमिक जी का मैसेज है इसमें जी कि अगर हो सके तो चलते चलते तो मैं चाहूंगी कि बशीर बद्र साहब का एक कुछ आप जरूर सुनाइए, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। जो नई जनरेशन है, जो नई युवा पीढ़ी है, जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहते हैं, संगीत के क्या क्षेत्र में मैसेज? जो आना चाहते हैं वो ये समझ के आए कि ये बहुत जद्दोजहद है, इसमें बहुत मुश्किलात हैं। तो जब भी आए प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए, प्रॉपर म्यूज़िक सीख के आए, और वो जो भी गाना चाहें, जैसा भी गाना चाहे, बेशक वो पंजाबी गाएं, पॉप गाएं, जो भी गाएं, लेकिन उसमें महारत हासिल करके आए। हाफ हार्टेडली नहीं आए, क्योंकि हाफ हार्टेडली एट द मोस्ट आपका एक गाना, चलिए एक गाना हिट भी हो गया, तो एक गाना हिट होने से आपको दूसरा गाना मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। वो तभी मिल सकता है जब आपने कोई ऐसी चीज़ की हो कि सब चौंक जाए सुन के कि ये तो कमाल की आवाज़ है, इसमें क्या खनक है, क्या रूदारी है। क्या बात, क्या रूदारी, बात। रूह का होना ज़रूर बहुत ज़रूरी है। वाकई। आवाज़ वाकई। देखिए, अब आप सा बोलिए, उसमें अगर रूह ना हो, वो दिल से ना निकले, तो वो सामने वाले तक नहीं पहुँचेगी, कनेक्ट नहीं कर पाएगा कनेक्ट नहीं कर पाएगी सामने जी। वाले जी। तो चलते चलते जरूर चाहेंगी बशीर बद्र साहब का कुछ आप जरूर सुनाएं हमको। ज़रूर बशीर भाई साहब की सुनाता हूँ, ये बहुत मेरी पसंदीदा गज़ल भी है। बस यही है, मिल जानी चाहिए ये। दरदरा, दरदरना, है अजीब शहर की जिंदगी, क्या बात। न सफर रहा, वाह। न वाह। कयाम क्या बात। है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा, न कयाम है। कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है अजीब शहर की जिंदगी। यूं ही रोज मिलने की आरज़ू,
बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू, यूं ही रोज मिलने की आरज़ू, बड़ी रख रखाव की गुफ्तगू, ये शराफतें नहीं बेगरज, ये शराफतें नहीं बेगरज, उन्हें आपसे कोई काम है, कहीं कारोबार से दोपहर, कहीं बदमिजाज से शाम है। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है, कहीं कारोबार से दोपहर, कहीं बदमिजाज से शाम है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है अजीब शहर की जिंदगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये मेरी भी फेवरेट है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गजल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ अपने वक्त निकाला और आप इस मंच पर आए, तहे दिल से शुक्रिया। एक बहुत छोटा सा लफ्ज है लेकिन फिर भी तहे दिल से शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खूबसूरत शाम में सुदीप जी ने इस शाम को अपने संगीत से इतना खूबसूरत बना दिया, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हम सब में आ गई और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत 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 शुक्रिया। शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं लेकिन आपका मैसेज मैंने अब देखा, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शख्सियत के अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।